Hi students, myself Professor Vikas Shukla. Today I am going to take my third lecture of some basic concept of chemistry. और इस थर्ड लेक्चर में मैं आपको आज का सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक पढ़ाने जा रहा हूँ और ये टॉपिक मोल कॉन्सेप्ट है। बेटा मोल कॉन्सेप्ट ये बहुत ही इजी टॉपिक है और बच्चे 11th से 12th में आ जाते हैं, 12th से जेईई और नीट की तैयारी करने लगते हैं, लेकिन मोल कॉन्सेप्ट उनको क्लियर नहीं हो पाता है, उनको मोल कॉन्सेप्ट समझ में ही नहीं आता है और ऐसा उनके मन में बातें आती हैं कि ये बहुत ही हार्ड टॉपिक है, बहुत ही कठिन टॉपिक है, जबकि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। प्रैक्टिकली ये बहुत ही इजी टॉपिक है। ये केवल टॉपिक सोचने समझने वाला है। आप देखोगे कि केमिस्ट्री में शायद ही कोई ऐसा टॉपिक हो जिसमें कॉन्सेप्ट वर्ड लगा हो, जैसे मोल कॉन्सेप्ट में एक कॉन्सेप्ट वर्ड लगा हुआ है। तो कॉन्सेप्ट वर्ड क्या शो करता है? ये शो करता है सोचने समझने को, एजम्पशन को शो करता है। तो इसमें आपको सोचना समझना है कि चीज़ें क्या होती हैं, ठीक है ना। तो मोल कॉन्सेप्ट में आपको पढ़ाने जा रहा हूँ और मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, ये देखिए मोल कॉन्सेप्ट, ये मोल कॉन्सेप्ट ये मैंने लिखा। आप देख रहे हो कि यहाँ पे मोल के साथ कॉन्सेप्ट वर्ड जुड़ा है और कॉन्सेप्ट का मतलब होता है सोचना समझना, प्रेडिक्शन, एजम्पशन। और इसके क्वेश्चन जब आप करोगे तभी आपका जो तो कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। इसके न्यूमेरिकल्स आपको करने पड़ेंगे और न्यूमेरिकल्स करते समय आपको एक मेथड याद रखना है, यूनिटरी मेथड। मैं आपको कोई फार्मूला मोल कॉन्सेप्ट में बताने वाला नहीं हूँ। बहुत से लोग बताते हैं, फार्मूला बताते हैं वॉल्यूम निकालने के लिए, मास निकालने के लिए, नंबर ऑफ एटम्स, मॉलिक्यूल्स, आयंस निकालने के लिए, लेकिन बेटा मैं आपको कोई फार्मूला नहीं बताऊंगा और आपको मैं एक यूनिक मेथड बताने जा रहा हूँ जिसको यूनिटरी मेथड कहते हैं। हिंदी में इकाई मेथड के नाम से जाना जाता है। अब ये यूनिटरी मेथड क्या होता है अभी मैं आपको थोड़ी देर बाद समझाता हूँ। सबसे पहले हम लोग देखें कि ये जो मोल वर्ड है, इस मोल का मतलब क्या होता है। ये मोल वर्ड का मतलब होता है हीप या पाइल, और हीप या पाइल का मतलब क्या होता है, ये होता है क्लस्टर, या इसी को हिंदी में हम लोग कह सकते हैं ढेरी। क्लस्टर या ढेरी का मतलब क्या होता है बेटा, ग्रुप होता है। तो मोल कॉन्सेप्ट की जरूरत क्यों पड़ी? आप जानते हो कि केमिस्ट्री में डिफरेंट टाइप के केमिकल सब्सटेंस पाए जाते हैं। कोई एटम्स होता है, कोई मॉलिक्यूल्स, कोई आयंस, कोई कंपाउंड्स, इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स, न्यूट्रॉन्स, इस तरीके से डिफरेंट टाइप के सब्सटेंसेज होते हैं। तो केमिस्ट्री में जरूरत पड़ी कि यार कोई तो एक ऐसी यूनिक चीज़ होनी चाहिए जो सबके लिए इक्वली अप्लाई हो, जिसके लिए सबका मेजरमेंट स्केल सेम हो, जो सब पे इक्वली अप्लाई हो। इसलिए किसकी ज़रूरत पड़ी? मोल की ज़रूरत पड़ी, ठीक है ना। अब अगर हम लोग मोल की बात करते हैं तो अगर हम लोग मोल की बात करें तो ये 1 मोल है और 1 मोल किसके इक्वल होता है? एवोगाड्रो नंबर Na, या इसी को सिंबल N0 से रिप्रेजेंट करते हैं। इसको कहते हैं एवोगाड्रो नंबर। इस एवोगाड्रो नंबर के इक्वल होता है। इसकी वैल्यू कितनी होती है? 6.022137 इंटू 10⁻23। ये पार्टिकल्स होता है। 1 मोल में इतने पार्टिकल्स होते हैं। और जब मैं पार्टिकल्स बोलता हूँ तो पार्टिकल्स का मतलब एटम्स, मॉलिक्यूल्स, आयंस, इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स, न्यूट्रॉन्स, ये सभी होते हैं। सारे प्लूरल वर्ड होंगे। पार्टिकल्स का मतलब एटम है तो एटम्स में, मॉलिक्यूल है तो मॉलिक्यूल्स में, आयन है तो आयंस में, इलेक्ट्रॉन्स में कन्वर्ट हो जाएगा, प्रोटॉन का प्रोटॉन्स में कन्वर्जन हो जाएगा, न्यूट्रॉन का न्यूट्रॉन्स में। इस तरीके से चलता है बेटा। अगर हम लोग यहाँ पे बात करते हैं तो इसमें टोटल कितने सिग्निफिकेंट फिगर हैं, ये भी नीट और जेईई में पूछा गया है कि एवोगाड्रो नंबर में कितने सिग्निफिकेंट फिगर होते हैं। तो आप देखो 1 2 3 4 5 6 7। तो इस पूरे में कितने होते हैं? यहाँ पर 7 टोटल सिग्निफिकेंट फिगर होते हैं। ये बात आपको ध्यान रखना है।
इतने फिगर्स होते हैं, 7 सिग्निफिकेंट फिगर्स होते हैं। ये बात आप ध्यान रखोगे। फिर से देखो 1 2 3 4 5 6 7, तो 7 सिग्निफिकेंट फिगर्स होते हैं। और सिग्निफिकेंट फिगर के बारे में आप लोगों ने फिजिक्स में पढ़ा होगा कि ये कौन सा फिगर होता है, इसके बारे में मैं यहाँ पे डिटेल डिस्कस नहीं करूँगा। ये जो अवोगाड्रो नंबर है, इसी अवोगाड्रो नंबर को हम लोग लिख सकते हैं 6.022 इंटू 10⁻23 पार्टिकल्स लिख सकते हैं। या जब हम लोग न्यूमेरिकल करेंगे तो न्यूमेरिकल करते समय 6.022 है, इसको हम लोग 6.0 इंटू 10⁻23 पार्टिकल्स भी कह सकते हैं। इससे हमारा न्यूमेरिकल और इजी हो जाएगा। ठीक है ना बेटा। ये आप देख रहे हो कि ये इतना बड़ा नंबर है कि इस नंबर को मेजर करने वाला अभी तक कोई इंस्ट्रूमेंट नहीं बना हुआ है। ये केवल एक इमेजिनरी नंबर है, एक कॉन्सेप्चुअल नंबर है। अगर इस नंबर को हम लोग कंपेरिजन करें तो जितना पूरे वर्ल्ड का पॉपुलेशन है, नॉट ओनली इंडिया, नॉट ओनली चाइना, पूरे वर्ल्ड में जितना पॉपुलेशन है, उस पॉपुलेशन के कंपेयर में 10⁻14 टाइम्स ये ग्रेटर नंबर है। तो आप देखोगे, मैं लिख रहा हूँ, दिस नंबर इज 10⁻14 टाइम्स ग्रेटर देन टोटल वर्ल्ड पॉपुलेशन। टोटल वर्ल्ड पॉपुलेशन के कंपेयर में ये नंबर 10⁻14 टाइम्स ग्रेटर है बेटा, ये आप याद रखना। ठीक है ना। इंडिया की पॉपुलेशन खुद 135 करोड़ है, इंडिया से ज़्यादा पॉपुलेशन चाइना की है। तो मैं पूरे वर्ल्ड के पॉपुलेशन की बात कर रहा हूँ, तो जितना टोटल वर्ल्ड में पॉपुलेशन है उसके कंपेयर में ये नंबर 10⁻14 टाइम्स ज़्यादा है, बड़ी। इसी तरीके से इस नंबर का जो था मेजरमेंट हम लोग ऐसे भी कर सकते हैं कि पूरा अर्थ सरफेस की बात करते हैं। अर्थ सरफेस का मतलब जो था लैंड सरफेस की मैं बात कर रहा हूँ। जैसे इंडिया, पाकिस्तान, चाइना, अमेरिका, नेपाल, जितने भी छोटे बड़े कंट्री हैं, पूरे जो था अर्थ के सरफेस पर मैं मार्बल को जो है कोट कर दूं मार्बल से। तो अगर मार्बल को जो था कोट करते हैं तो मार्बल का नंबर इतना अगर लेते हैं हम लोग 10⁻23, ये नंबर लेते हैं 6.022 इंटू 10⁻23, तो पूरे अर्थ के सरफेस पर 5 किलोमीटर लंबा, 5 किलोमीटर लंबा मार्बल की कोटिंग कर सकते हैं। ये नंबर इतना बड़ा है। तो ये देखिए हम लोग क्या कर सकते हैं, 5 किलोमीटर थिक कोटिंग ऑफ मार्बल ऑन अर्थ सरफेस। इस बात से आपको समझ में आ गया होगा कि ये नंबर कितना बड़ा इंपॉर्टेंट है। और इस नंबर से ज़्यादा जो है, ये जो पावर है बेटा, ऑर्डर है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। 10⁻23 ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो इस तरीके से आपको ये समझ में आ गया होगा कि 1 मोल ये अवोगाड्रो नंबर के इक्वल होता है। और अवोगाड्रो नंबर का कॉन्सेप्ट किसने दिया था? अवोगाड्रो साइंटिस्ट ने दिया था। इसको सिंबल Na या N0 से रिप्रेजेंट करते हैं। और इसकी वैल्यू कितनी होती है? 6.022137 इंटू 10⁻23 इतने पार्टिकल्स होते हैं। और इस पूरे नंबर में कितने सिग्निफिकेंट फिगर है मैंने आपको बताया 7। मैंने ये बताया कि इस नंबर को मेजर नहीं कर सकते हैं, बस आप ऐसे प्रोडक्शन कर सकते हो कि टोटल वर्ल्ड पॉपुलेशन का 10⁻14 टाइम्स ग्रेटर ये नंबर है। इसी तरीके से अगर अर्थ के सरफेस को मार्बल से कोट किया जाए, मार्बल के टुकड़ों से कोट किया जाए, तो मार्बल के टुकड़े से जो है 10 मतलब लगभग 5 किलोमीटर मोटा थिक जूता लेयर बनाया जा सकता है, अर्थ के सरफेस पर कोटिंग की जा सकती है। तो ये मैंने 2 आपको इंपॉर्टेंट पॉइंट बताए। इस पॉइंट से आप इनका इंपॉर्टेंस समझ सकते हो। अब मैं इसके बारे में आपको बताने जा रहा हूँ कि कैसे हम लोग सारी चीज़ों को देखेंगे। तो ज़रा इसका एग्जाम्पल हम अपने एक फैमिली रिलेशन से देख रहे हैं, इसको ज़रा समझिएगा। लेकिन इसके पहले मैं आपको बताऊंगा यूनिटी मेथड के बारे में बताऊंगा कि यूनिटी मेथड क्या होगा। मोल कॉन्सेप्ट के सारे क्वेश्चन यूनिटी मेथड से हम लोगों को करना है। तो आइए देखते हैं यूनिटी मेथड। अब स्टूडेंट्स, मैं आपको यूनिटी मेथड के बारे में बताने जा रहा हूं कि यूनिटी मेथड क्या होता है। इसको हिंदी में इकाई विधि कहा जाता है, इंग्लिश में यूनिटी मेथड कहते हैं। यूनिटी मेथड का यूज हम लोग अपने डेली लाइफ में डायरेक्ट इनडायरेक्ट करते हैं। और इसी मेथड का यूज करके हम लोगों को मोल कॉन्सेप्ट, स्टोइकोमेट्री, लिमिटिंग रिएक्टेंट या फिजिकल केमिस्ट्री के और भी चैप्टर्स हैं, थर्मोडायनेमिक्स हो गया
केमिकल इक्विलिब्रियम हो गया बेटा, स्टेट्स ऑफ मैटर हो गया, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री हो गया, सॉल्यूशन हो गया, उसमें भी हम लोग अप्लाई कर सकते हैं इस मेथड का। और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत ही इजी मेथड है। और जैसा कि मैंने आपको बताया कि हम लोग डेली लाइफ में इस मेथड का यूज करते हैं। जैसे अगर मैं आपको एग्जाम्पल के तौर पे बोलना चाहूँ कि जैसे मान लो कि मुझे जो था इस मार्कर की ज़रूरत है, मैं मार्केट में गया, मैंने कहा कि भैया जो था वाइट बोर्ड मार्कर दो, तो उसने जो था पूरा सेट लाया। उस सेट में जो था कितने थे, उसमें थे टोटल 10 पीस थे। मैंने पूछा कि भैया कितना है इसकी कॉस्ट, तो उसने बोला कि 10 पीस का सेट का कॉस्ट जो था 300 रुपीज़ है, ऐसा उसने बोला। 10 सेट है मार्कर के, ध्यान दीजिएगा, मार्कर के 10 सेट हैं और वो बोला है कि 300 रुपये का पूरा एक पैकेट है 300 रुपीज़ का। तो मैं उससे बोलता कि भैया ऐसा करो कि आप मुझे इसमें से 5 मार्कर दे दो। तो मैं उसको फिर कैसे पैसा दूंगा 5 मार्कर का, आप ज़रा समझना। पहले एग्जाम्पल मैं बताने जा रहा हूँ, एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट। 10 मार्कर्स हैं और इन 10 मार्कर्स का मार्केट में प्राइस 300 रुपया है। तो फिर ऐसी कंडीशन में मुझे 5 मार्कर चाहिए, 5 मार्कर्स चाहिए मुझे। तो मैं कैसे उसका रेट दूंगा? पहले मैं जो है एक मार्कर का रेट निकालूंगा। अगर एक मार्कर का रेट हम लोग देखें तो ये कैसे निकलेगा बेटा, 300 डिवाइडेड बाई 10 करेंगे, इतना रुपीज़ होगा, यानी कि 30 रुपीज़ होगा। तो मैंने जो था उससे मांगा था 5 मार्कर मांगा था, तो 5 मार्कर का रेट कितना हो जाएगा, 5 इंटू 30 करेंगे, यानी कि 150 रुपीज़ हो गया, 150 रुपये हो गया। ये बात समझ में आया? ये मेथड कहलाता है बेटा, यूनिटरी मेथड कहलाता है, ठीक है ना। दूसरा मैं एग्जाम्पल देने जा रहा हूँ। जैसे आप देखोगे मुंबई का बड़ा पाव बहुत फेमस है, ठीक है ना। वहाँ पे कुछ स्टूडेंट्स जाते हैं, आप लोग जाते हो, किसी दुकान पर जाते हो, है ना, 10 लोग गए, वहाँ पर जो था सबने एक एक बड़ा पाव लिया। अब उसमें से कोई एक ही जो था सबका पैसा देना चाहता है, तो दुकानदार से पूछता है कि भैया जो था कैसे हुआ, तो बोलता है कि 15 रुपये पीस। तो उसने क्या बताया कि 15 रुपये पीस बड़ा पाव है और आप टोटल जो था 10 लोगों ने खाया, तो आप कैसे उसका पैसा दोगे, ज़रा समझना। एग्जाम्पल नंबर सेकंड, एक बड़ा पाव है, ये एक बड़ा पाव है, इस एक बड़े पाव का रेट कितना है, 15 रुपये है। तो कितने लोगों ने जो था टोटल खाया, 10 स्टूडेंट्स ने खाया। तो 10 स्टूडेंट्स के हिसाब से जो था 10 बड़ा पाव का रेट कितना हो जाएगा, 10 इंटू 50 करेंगे, तो ऐसी कंडीशन में कितना हो जाएगा, 150 रुपीज़ हो गया। ये देखा, ये दूसरा मैंने आपको एग्जांपल दिया, बहुत सिंपल सा, ठीक है। जैसे अगर आपको बटाटा खरीदना है, मतलब पोटैटो खरीदना है, आप बाज़ार में जाते हो, पूछते हो, इस समय जो था आलू बहुत महंगा रेट में चल रहा है लॉकडाउन की वजह से, 40 रुपये केजी के आसपास चल रहा है, या कुछ जगहों पे 40 प्लस में भी जा रहा है। तो आप जाते हो बाज़ार में, आपके पेरेंट्स भेजते हैं कि जाओ बटाटा ले आओ बेटा। तो आप पूछते हो कि भैया जो है कैसे है, तो वो क्या बोलता है कि 40 रुपये केजी है, 40 रुपये केजी है। तो आप बोलते हो क्या है, ऐसा करो भैया कि 5 किलो दे दो। तो आप कैसे पैसा दोगे, उसका कैसे हिसाब लगाओगे? 1 किलो का रेट 40 रुपीज़ है, तो 5 किलो का रेट कितना होगा, 5 इंटू 40 करोगे तो कितना हो जाएगा बेटा, बोलो, 200 रुपीज़ हो जाएगा ना। आप देखो फिर से एग्जाम्पल थर्ड मैं आपको देने जा रहा हूँ। जैसे 1 केजी पोटैटो है, इस 1 केजी पोटैटो का रेट 40 रुपीज़ है। ये दुकान वाले ने बताया। आपने कितना खरीदा बेटा, 5 केजी पोटैटो खरीदा। जब 5 केजी पोटैटो खरीदा तो ऐसी कंडीशन में जो था आपको कितना देना होगा, 5 इंटू 40 करोगे तो कितना हो जाएगा बेटा, 200 रुपीज़ आपको देना पड़ेगा, उसका रेट होगा। ये बात समझ में आ गई। कुछ और एग्जांपल देखते हैं। जैसे आप बाज़ार में जाते हो और दूध खरीदना चाहते हो, मिल्क खरीदना चाहते हो, तो आप देखो कैसे, कितना खरीदोगे, कितना उसका हिसाब से पैसा दोगे, ये कैसे डिपेंड करेगा, ये बात आप समझना। एग्जाम्पल नंबर 4 मैं आपको बताने जा रहा हूँ। एग्जाम्पल 4, जैसे आप बाज़ार में जाते हो, दूध वाले के यहाँ जाते हो, बोलते हो भैया कैसे दूध है, तो बताता है कि 100 रुपये लीटर है, 100 रुपीज़ लीटर है। तो आप कहते हो कि अरे बड़ा महंगा दूध है यार। तो फिर जो कहते हो कि अच्छा ऐसा करो भैया जो तक कि आधा लीटर दे दो। तो आप आधा लीटर का पैसा कैसे दोगे, ये तो बहुत ही ईजी है। 1 लीटर का मतलब कितना हो गया, 1000 मिलीलीटर। इसका कॉस्ट कितना है, 100 रुपीज़ है। तो आप कितना लेते हो,
आप लेते हो आधा लीटर, आधा लीटर का मतलब 500 मिलीलीटर। तो आप रेट निकालने के लिए, जैसे आपको हिसाब नहीं मालूम है तो आप क्या करोगे, 1 मिलीलीटर का रेट निकालोगे तो 1 मिलीलीटर का कितना होगा, 100 डिवाइडेड बाई 1000, इतना रुपीज़ हो जाएगा। तो जब आपको 500 मिलीलीटर आपने लिया है, इसके लिए क्या करोगे आप, 100 इंटू 500 डिवाइडेड बाई 1000 करोगे तो देखो 2 जीरो कैंसिल, 2 जीरो कैंसिल, 1 जीरो 1 जीरो, तो 5 इंटू 10 कितना हो गया, 50 रुपीज़। यानी कि आपने कितना दिया, 50 रुपीज़ दिया। ये सब जितने भी मेथड होते हैं ये सारे के सारे यूनिटरी मेथड कहलाते हैं बेटा, और डेली लाइफ में हम लोग इसका कहीं ना कहीं यूज करते हैं, ठीक है ना। जैसे आप जनरल स्टोर पर जाते हो, आप चावल खरीदने जाते हो, पूछते हो भैया कि चावल पसंद आया कैसे है, उसने बताया 50 रुपीज़ के जी है। आप बोलते हो कि अच्छा ठीक है 10 किलो दे दो। तो वो क्या करेगा बेटा, आप कैसे पैसा दोगे, 1 kg का 50 रुपीज़ रेट है तो 10 kg का कितना होगा, 10 इंटू 50 करोगे तो 500 रुपीज़ आपको देना होगा। आए समझ में ना। तो इस तरीके से कुछ भी कर सकते हैं। जैसे जो एक दूसरा एग्जाम्पल मैं बता रहा हूँ, ध्यान दीजिएगा, एक दूसरा एग्जाम्पल मैं बताने जा रहा हूँ, एग्जाम्पल नंबर 5 बताने जा रहा हूँ। इस एग्जाम्पल को आप ध्यान से समझना, इस एग्जाम्पल को ध्यान से समझना। आप मार्केट में गए और आप बनाना खरीदना चाहते हो, एग्जाम्पल 5 दे रहा हूँ, केला खरीदना चाहते हो। केले वाले से आपने पूछा कि भैया जो है कैसे केला है, तो वो क्या बताता है कि 60 रुपये डोजन, यानी कि एक दर्जन में कितने होते हैं, 12 केले होते हैं। तो 12 केले का दाम कितना उसने बताया, 60 रुपये। तो आप कहते हो कि भैया ऐसा करो कि 5 केले दे दो उसमें से। तो ये देखो बेटा आप कैसे पैसा दोगे, 1 डोजन, 1 डोजन का मतलब क्या हो गया, 12, ये 12 नंबर हो गया। 12 केले का दाम उसने कितना बताया, 60 रुपये बताया। तो ऐसे कंडीशन में 1 बनाना है, 1 बनाने का कास्ट आपको निकालना पड़ेगा। तो 60 डिवाइडेड बाई 12 करोगे बेटा। फिर अगर आपको 5 केला जो लेना है, 5 बनाना लेना है, तो आप यहीं पे सिंप्लीफाई कर दो या ऐसे कर दो, 60 इंटू 5 डिवाइडेड बाई 12। तो आप देखोगे कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। 5 इंटू 5 करोगे तो कितना हो जाएगा, 25 रुपीज़ हो गया। यानी कि 5 केले के लिए आपने कितना दिया बेटा, बोलो 25 रुपीज़ दिया। ये बात समझ में आई क्या। तो ये सारे मेथड्स तो क्या कहलाते हैं बेटा, यूनिटरी मेथड कहलाते हैं। ये बात आप ध्यान रखना, भूलना मत, ठीक है। और सारा का सारा क्वेश्चन हम लोग मोल कॉन्सेप्ट हो गया, स्टोइकियोमेट्री हो गया, लिमिटिंग रिएक्टेंट हो गया, सारे क्वेश्चन, सारे न्यूमेरिकल प्रॉब्लम हम लोग यूनिटरी मेथड से करेंगे। और ये बहुत ही इजी मेथड है, आपको कंफ्यूज होने की कोई भी ज़रूरत नहीं है बेटा, बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, ठीक है ना। आया समझ में। बच्चा कहाँ पे कंफ्यूज हो जाता है, जब मैं केले खरीदने की बात करता हूँ, पेन खरीदने की बात करता हूँ, मार्कर खरीदने की बात करता हूँ, दूध खरीदने की बात करते हो, तो आप लोग हिसाब किताब लगा लेते हो, खाने पीने की चीज़ों में हिसाब किताब लगा लेते हो। लेकिन जहाँ पे केमिस्ट्री, केमिकल सब्सटेंस की बात आती है, सल्फ्यूरिक एसिड, सोडियम क्लोराइड, सिल्वर क्लोराइड, बेरियम क्लोराइड, इन सब की बात आने लगती है तो आप कंफ्यूज हो जाते हो। आपको कंफ्यूज होने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं बेटा। कोई भी केमिकल सब्सटेंस आ जाए, आप कॉन्सेप्चुअली सोचो कि आप मार्केट में चले गए, कोई पर्टिकुलर सामान खरीद रहे हो, तो उस सामान का इस तरीके से हुआ तो इसका क्या होगा, ठीक है ना। ये सारी बातें आप ध्यान रखना, भूलना मत, ठीक है। तो अब आगे हम लोग चलते हैं आगे। अब थोड़ा मोल कॉन्सेप्ट की चीज़ों को समझने की कोशिश करें कि ये मोल कॉन्सेप्ट क्या होता है। ये एक रिलेशन है बेटा, और मोल कॉन्सेप्ट को हम लोग 3 टर्म में रिलेट कर सकते हैं। लेकिन इस मोल कॉन्सेप्ट को समझने से पहले मैं आपको अपने फैमिली का एक एग्जांपल देना चाहता हूँ, और इस फैमिली के एग्जांपल को आप अपने फैमिली से भी रिलेट कर सकते हो, ठीक है ना। और फैमिली का एग्जांपल देखने से आप चीज़ों को बहुत इजी तरीके से समझ लोगे, ये बात समझना। जैसे बेटा यहाँ पर मैं हूँ, ये विकास शुक्ला, ये मेरा नाम है, ये बात आप समझिएगा। मैं एक सेंट्रल पर्सन हूँ और मेरे से कनेक्टेड पर्सन यहाँ पर आप देखिए, ये डॉली शुक्ला ये हो गई, ये मेरी मिसेज हैं, मेरी धर्मपत्नी हैं। यहाँ पर आप देखिए, यहाँ पर मिस उर्मिला शुक्ला, ये मेरी माता जी हैं, मेरी मदर हैं, रिस्पेक्टेड मदर उर्मिला शुक्ला। और यहीं पर आप देखिए,
ये मेरा यंगर सन है जिसका नाम हितेश शुक्ला है। ये हितेश शुक्ला है, ये मेरा छोटा बेटा है। बड़े बेटे का नाम हर्षित शुक्ला है, ये मेरा छोटा बेटा है हितेश शुक्ला। अब देखो बेटा, अगर हम इनके रिलेशन की बात करते हैं तो विकास शुक्ला का इनसे क्या रिलेशन है, इनका इनसे रिलेशन, तो आप देखोगे बेटा हस्बैंड और वाइफ का रिलेशन है। ध्यान देना, हस्बैंड और वाइफ का रिलेशन है, तो इनका भी तो इनसे रिलेशन है। अगर इनसे इनके रिलेशन की बात करता हूँ तो वाइफ और हस्बैंड का रिलेशन है। ये देखिए बेटा, वाइफ और हस्बैंड का रिलेशन हम लोग कर सकते हैं। इसी तरीके से इनका इनसे रिलेशन देखें तो मैं इनका बेटा हूँ, तो बेटे और माँ का रिलेशन है, यानी कि सन और मदर का रिलेशन है। तो इनका भी इनसे रिलेशन है ना, ये हमारी कौन लगती है, माँ लगती है, तो माँ और बेटे का रिलेशन है। तो ये देखिए, इसको हम ऐसे भी कह सकते हैं मदर और सन का रिलेशन। ध्यान दीजिएगा बेटा, ये पूरा मूल कॉन्सेप्ट है। इनका इनसे रिलेशन देखा तो हस्बैंड वाइफ का रिलेशनशिप हुआ, और इनका इनके रिस्पेक्ट में रिलेशन देखा तो वाइफ और हस्बैंड का रिलेशन हुआ। इनका इनके रिस्पेक्ट में देखा तो सन और मदर का रिलेशन हुआ, और इनका इनके रिस्पेक्ट में देखा तो कौन सा रिलेशन हुआ बेटा, बोलो मदर और सन का रिलेशन हुआ। ये बात आप ध्यान रखिएगा। फिर अगर मैं यहाँ पे इसके रिलेशन को देखता हूँ तो मैं फादर हूँ और ये मेरा बेटा है, सन है, तो यहाँ पे जो रिलेशन हुआ वो रिलेशन किसका हुआ, फादर और सन का रिलेशन हुआ। तो यहीं पे इनके और इनके बीच के रिलेशन की बात करता हूँ तो यहाँ पे कैसा रिलेशन हुआ, सन और फादर का रिलेशन हुआ। ये देखिए, सन और फादर का रिलेशन हुआ। विकास शुक्ला के कौन है, बेटे हैं, तो फादर और सन का रिलेशन हुआ। हितेश शुक्ला इनके कौन है बेटा, बोलो बेटा है ना, तो सन और फादर का रिलेशन हुआ। ये बातें आपको समझ में आ गई होंगी। अब आपने देखा कि इनका सबसे जो था डायरेक्ट रिलेशन था, तो क्या इनका इनमें आपस में रिलेशन नहीं है, इनका इनमें आपस में रिलेशन नहीं है, और इनका क्या इनसे आपस में रिलेशन नहीं है ना रिलेशन। तो ये जो रिलेशन है, इस रिलेशन को भी ध्यान देना है बेटा। अगर हम लोग यहाँ पे देखें, इनका इनके रिस्पेक्ट में रिलेशन की बात करते हैं तो बेटे और माँ का रिलेशन है, यानी कि सन और मदर का रिलेशन है ये। और अगर इनका इनसे रिलेशन देखते हैं तो माँ और बेटे का रिलेशन है, यानी कि मदर और सन का रिलेशन हुआ। समझ में आया। अगर इनका इनसे रिलेशन देखते हैं तो देखो, ये दादी माँ लगेंगी, तो हम लोग कह सकते हैं कि किसका रिलेशन है, दादी माँ का रिलेशन है पोते का, है ना, ग्रैंड मदर का रिलेशन है और ग्रैंड सन का रिलेशन है। तो ग्रैंड सन और ग्रैंड मदर का रिलेशन है। तो ये देखिए बेटा, ये ग्रैंड सन, जी एस का मतलब ग्रैंड सन हो गया, और जी एम का मतलब ग्रैंड मदर हो गया, ये रिलेशन है। और अगर इनका इनसे रिलेशन देखा जाए, उर्मिला शुक्ला जी का हितेश शुक्ला जी से, तो ऐसी कंडीशन में रिलेशन क्या होगा, ग्रैंड मदर और ग्रैंड सन का रिलेशन होगा। तो ये देखिए, यहाँ पे जो रिलेशन हुआ वो ग्रैंड मदर और ग्रैंड सन का रिलेशन हुआ। ये बात आप ध्यान रखिएगा। फिर यहाँ पे अगर मैं इस रिलेशन की बात करता हूँ तो इनका इनके साथ रिलेशन है। ये कौन कहलाएंगे, बहू, ये कौन कहलाएंगी, सास। तो यानी कि डॉटर इन लॉ है ना, और मदर इन लॉ का रिलेशन है। डॉटर इन लॉ और मदर इन लॉ का रिलेशन है। तो ये देखिए, डॉटर इन लॉ मैं बोल देता हूँ, और मदर, ये एम हो गया, मदर इन लॉ, ये रिलेशन समझ में आ रहा है। तो इनका इनसे भी तो रिलेशन है। अगर इनसे रिलेशन की बात किया जाए, ये देखिए, इनका इनसे रिलेशन, तो अब ये रिलेशन क्या हो गया, मदर इन लॉ और डॉटर इन लॉ का। तो ये देखिए बेटा, मदर इन लॉ और डॉटर इन लॉ का रिलेशन हुआ। ये रिलेशन आप ध्यान रखिएगा, यही बिल्कुल मूल कॉन्सेप्ट है बेटा, मूल कॉन्सेप्ट। यानी कि जो सेंटर से जुड़ा है उनका आपस में जो डायरेक्ट रिलेशन है, इसके अलावा इन सबका भी जो आपस में रिलेशन है, सबको आपस में रिलेट कर सकते हैं। यही कहलाता है मूल कॉन्सेप्ट कहलाता है बेटा, यही तो मूल कॉन्सेप्ट कहलाता है। अब देखिए, अब मैं आपको जो मूल कॉन्सेप्ट पे आ रहा हूँ, सारी बातें मैं मूल कॉन्सेप्ट के बता रहा हूँ। आप ध्यान दीजिएगा, सारी बातें, एक एक बातें ध्यान दीजिएगा। बच्चों, मैंने आपको अपनी फैमिली का रिलेशन बताया
मतलब मैं सेंटर पर्सन था, मेरा रिलेशन मेरी वाइफ के साथ, वाइफ का रिलेशन मेरे साथ, मेरा रिलेशन मेरी माँ के साथ, माँ का रिलेशन मेरे साथ, मेरा रिलेशन मेरे बेटे के साथ, बेटे का रिलेशन मुझसे, और फिर इन सबका भी आपस में रिलेशन, ये सारी मैंने बातें बताई थी। अब इसको मैं मोल से रिलेट करता हूँ। अब इसको आप बिल्कुल ध्यान से समझिएगा। जैसे यहाँ पर कोई सब्सटेंस है और उस सब्सटेंस का 1 मोल प्रेजेंट है, 1 मोल मैंने उस सब्सटेंस का लिया है, 1 मोल है ये। इस 1 मोल को हम लोग इन टर्म ऑफ नंबर्स या इन टर्म ऑफ पार्टिकल्स भी कर सकते हैं, इन टर्म ऑफ पार्टिकल्स के टर्म में कर सकते हैं। और पार्टिकल्स का मतलब क्या हुआ? केमिस्ट्री में पाए जाने वाला कोई भी केमिकल सब्सटेंस, एटम्स, मॉलिक्यूल्स, आयंस, इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स, न्यूट्रॉन्स, कोई भी चीज़ है, उन सब को, जैसे सब एटॉमिक पार्टिकल्स क्या हुए, मेजॉन्स, न्यूट्रिनोज, है ना, एंटी न्यूट्रिनोज, इन सब से ही इनका रिलेशन कर सकते हैं। तो ये 1 मोल किसके इक्वल होता है? ये 1 मोल इक्वल होता है एवोगाड्रो नंबर, जिसका सिंबल Na है, या इसी को मैं N0 कह सकता हूँ। और इसकी वैल्यू कितनी होती है? 6.022 इंटू 10 पावर 23। इतने पार्टिकल्स इसमें पाए जाते हैं, ये बात आप ध्यान रखिएगा। 6.022 इंटू 10 पावर 23 ये पार्टिकल्स इस नंबर के इक्वल होगा। इसी 1 मोल का रिलेशन हम लोग किसके टर्म में देखते हैं? वॉल्यूम के टर्म में। ये देखिएगा, इन टर्म ऑफ वॉल्यूम। और ये वॉल्यूम के लिए किसके लिए अप्लाई होता है, ये बात भी ध्यान देने की है, ओनली फॉर गैसेज। केवल एक गैसेज सब्सटेंस के लिए अप्लाई होती है, जैसे नाइट्रोजन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, क्लोरीन, फ्लोरीन, अमोनिया, कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, सल्फर ट्राइऑक्साइड, केवल इन गैसेज सब्सटेंसेस के लिए अप्लाई होगा। अगर कोई केमिकल सब्सटेंस सॉलिड या लिक्विड फॉर्म में प्रेजेंट है तो उसके लिए अप्लाई नहीं होगा बेटा। जैसे जितने भी सॉल्ट होते हैं सभी सॉलिड होते हैं, जितने भी मेटल्स होते हैं सभी सॉलिड होते हैं। नॉन मेटल्स में जैसे सल्फर हो गया, फास्फोरस हो गया, आयोडीन, ये सभी सॉलिड होते हैं बेटा, इनके लिए अप्लाई नहीं होगा। वाटर लिक्विड फॉर्म में पाया जाता है, इसके लिए भी अप्लाई नहीं होता है। मरकरी रूम टेम्परेचर पे लिक्विड फॉर्म में पाया जाता है, इसके लिए भी अप्लाई नहीं होता है। तो केवल और केवल वॉल्यूम गैस सब्सटेंस के लिए अप्लाई होगा, ये बात आप ध्यान रखिएगा, जो HTP या NTP पर गैस के फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं। तो अगर 1 मोल कोई भी गैस सब्सटेंस है, इसका वॉल्यूम कितना होता है? 22.4 लीटर या 22.4 डेसीमीटर क्यूब, ठीक है ना, एट HTP या NTP, या इसी को हम लोग कह सकते हैं, ये देखिए 22,400 22,400 मिलीलीटर या सेंटीमीटर क्यूब कह सकते हैं। ये किस पर होता है बेटा? ये HTP या NTP पर होता है। ये सारी बातें आप ध्यान रखोगे, ये भूलोगे मत, ये सारी चीज़ें हो गया बेटा। ये देखो मैंने क्या बोला कि 1 मोल कोई भी गैसेस सब्सटेंस है, उसका वॉल्यूम 22.4 लीटर या इतने डेसीमीटर क्यूब एट HTP या NTP होता है। या अगर इसको हम लोग मिलीलीटर या सेंटीमीटर क्यूब के टर्म में कन्वर्ट करेंगे तो 1000 से मल्टीप्लाई कर देंगे 22.4 में, तो कितना हो जाएगा? 22,400 मिलीलीटर या इतने सेंटीमीटर क्यूब एट HTP या NTP होगा बेटा। HTP का मतलब स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर होता है, ये बात आप ध्यान रखना। देखो बेटा, यह HTP, इसका मतलब स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर, ये होता है बेटा। तो स्टैंडर्ड टेम्परेचर किसको कहते हैं? 273 केल्विन को कहते हैं स्टैंडर्ड टेम्परेचर। और स्टैंडर्ड प्रेशर किसको कहते हैं बेटा? 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर को कहते हैं, ये बात आप ध्यान रखिएगा। तो अगर मैं स्टैंडर्ड टेम्परेचर की बात करता हूँ तो इसका मतलब कितना होता है? इसका मतलब ये होगा बेटा
273 केल्विन या 0 डिग्री सेंटीग्रेड को कहा जाता है। और जो स्टैंडर्ड प्रेशर है ये किसको कहेंगे, 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर को कहते हैं, या 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर लगभग 1 बार के इक्वल होता है, तो 1 बार प्रेशर को भी कह सकते हैं। इसी तरीके से अगर मैं एनटीपी की बात करता हूं तो ये कहलाता है नॉर्मल टेम्परेचर एंड प्रेशर, ये कहते हैं बेटा। अब ये नॉर्मल टेम्परेचर का मतलब कितना होता है, नॉर्मल टेम्परेचर रूम टेम्परेचर को कहते हैं बेटा, 25 डिग्री सेंटीग्रेड को कहते हैं, यानी कि 298 केल्विन या 25 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर हो गया। और प्रेशर कितना होगा, ये 1 एटमॉस्फेयर ले सकते हैं या 1 बार के लगभग इक्वल हम लोग बोल सकते हैं। ये बातें आपको समझ में आ गई होंगी। फिर से समझिए, एसटीपी का मतलब स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर, स्टैंडर्ड टेम्परेचर मतलब 273 केल्विन या 0 डिग्री सेंटीग्रेड कह सकते हैं बेटा, और प्रेशर कितना होगा 1 एटमॉस्फेयर। जब एनटीपी कहते हैं नॉर्मल टेम्परेचर प्रेशर कहते हैं, तो रूम टेम्परेचर को नॉर्मल टेम्परेचर कहते हैं, और रूम टेम्परेचर कितना होता है 25 डिग्री सेंटीग्रेड माना जाता है, यानी कि 298 केल्विन। और नॉर्मल प्रेशर कितना होगा 1 एटमॉस्फेयर या 1 बार के इक्वल होगा लगभग। तो ये बात आप ध्यान रखिएगा कि अगर कोई भी गैस सब्सटेंस है उसका एसटीपी या एनटीपी पर वॉल्यूम कितना होता है 22.4 लीटर या 22.4 डेसीमीटर क्यूब होगा, या इसी को हम लोग कह सकते हैं 22,400 मिलीलीटर या इतने सेंटीमीटर क्यूब भी बोल सकते हैं। ये सारी बातें आप ध्यान रखिएगा बेटा, भूलिएगा मत बिल्कुल। फिर इसी 1 मोल को हम लोग किसके टर्म में रिलेट कर सकते हैं, इसको हम लोग रिलेट कर सकते हैं बेटा मास के टर्म में रिलेट कर सकते हैं। आइए देखिए, मास के टर्म में रिलेट कर रहे हैं, ये मास के टर्म में। अगर हम लोग इसको मास के टर्म में रिलेट करते हैं, ये इन टर्म ऑफ मास, तो मास के टर्म में रिलेट करें तो जो सब्सटेंस पाए जाते हैं वो सब्सटेंस या तो एटम के फॉर्म में पाए जाते हैं, या मॉलिक्यूल के फॉर्म में पाए जाते हैं, या आयंस के फॉर्म में पाए जाते हैं। ठीक है ना। और मॉलिक्यूल्स भी 2 तरीके के होते हैं, आयनिक कंपाउंड होते हैं और कोवैलेंट होते हैं। तो अगर हम लोग किसी एटम के जो मास के बारे में बात करते हैं तो उसको कहेंगे ग्राम एटॉमिक मास। जब किसी कोवैलेंट मॉलिक्यूल के बारे में बात करेंगे तो उसको हम लोग कहेंगे ग्राम मोलर मास कहेंगे। और जब किसी आयन या आयनिक कंपाउंड के बारे में बोलेंगे तो उसको कहेंगे ग्राम फार्मूला मास, यानी कि जो एटम का एटॉमिक मास होगा वही ग्राम एटॉमिक मास होता है। जब किसी मॉलिक्यूल का जो मोलर मास होता है, मॉलिक्यूलर वेट होता है बेटा, वही ग्राम मोलर मास कहलाता है। इसी तरीके से किसी आयन का जो एटॉमिक मास होता है वही ग्राम फार्मूला मास कहलाता है, या किसी आयनिक कंपाउंड का जो मॉलिक्यूलर वेट होता है वही ग्राम फार्मूला मास कहलाता है। ये बात आप भूलिएगा नहीं। तो इसके बेस पर अगर हम लोग देखें तो इसके बेस पर सब्सटेंस 3 तरीके के हो गए। एक देखिए, एक तो हो गया बेटा ग्राम एटॉमिक मास, दूसरा हो गया ये ग्राम मोलर मास या ग्राम मॉलिक्यूलर मास भी बोल सकते हैं, और तीसरा हो गया ग्राम फॉर्मूला मास। ये देखिए, जैसे अगर मैं ग्राम एटॉमिक मास की बात करूं तो आप देखो यहां पे एटम वर्ड आ रहा है, एटम, यानी कि जो एटम का एटॉमिक मास होगा उसको ग्राम के टर्म में रिप्रेजेंट करते हैं तो उसको कहते हैं ग्राम एटॉमिक मास। जैसे अगर मैं बात करता हूं ऑक्सीजन एटम है तो इसका एटॉमिक मास कितना होता है 16, तो ये 16 ग्राम हो जाएगा। जैसे नाइट्रोजन हुआ तो नाइट्रोजन का एटॉमिक मास कितना होता है 14, तो ये कितना हो जाएगा 14 ग्राम हो गया। जैसे अगर मैं बात करता हूँ सोडियम की बात करता हूँ तो इसका कितना हो जाएगा 23 ग्राम हो जाएगा। ठीक है ना। जैसे मैं कार्बन की बात करता हूँ तो इसका एटॉमिक मास कितना होता है 12, तो 12 ग्राम हो जाएगा। मैग्नीशियम की बात करूँ तो कितना होगा बेटा 24 ग्राम। क्यों? क्योंकि मैग्नीशियम का एटॉमिक मास 24 होगा। जैसे पोटेशियम की बात करूँ तो पोटेशियम का एटॉमिक मास कितना होगा 39, तो हम लोग क्या करेंगे बेटा, बोलो 39 ग्राम कहेंगे। ये बातें समझ में आ गई होंगी। इसी तरीके से मैं जब ग्राम मोलर मास की बात करता हूँ तो ग्राम मोलर मास बेसिकली कोवैलेंट मॉलिक्यूल के लिए अप्लाई होता है। ये बात आप ध्यान रखोगे। ये देखो, ये ग्राम मोलर मास है बेटा,
और ये कोवैलेंट मॉलिक्यूल के लिए अप्लाई होता है, कोवैलेंट मॉलिक्यूल के लिए अप्लाई होगा। जैसे अगर मैं बोलता हूं O2, तो O2 का मतलब क्या हुआ, ऑक्सीजन के एक एटम का एटॉमिक मास 16, तो जब ये मॉलिक्यूल हो गया तो मॉलिक्यूल का मोलर मास कितना होगा, 16 × 2 करेंगे तो कितना हो जाएगा बेटा, बोलो, ये हो जाएगा 32 ग्राम हो जाएगा। जैसे मैं बोलूं CO2 कार्बन डाइऑक्साइड, तो यहाँ पे कार्बन का 12 और ऑक्सीजन का 32, अगर दोनों को ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा बेटा, 44, तो यहाँ पर हम लोग कहेंगे 44 ग्राम कहेंगे। जैसे अगर मैं वाटर की बात करता हूँ, ये H2O, तो H2O का मोलर मास कितना होता है, 18, तो ये क्या हो जाएगा, इसका ग्राम मोलर मास 18 ग्राम हो जाएगा। इसी तरीके से अगर ग्राम फार्मूला मास की बात करते हैं, तो जैसे आप देखो कैल्शियम कार्बोनेट एक आयनिक कंपाउंड है और इसका मोलर मास 100 होता है, तो इसको मोलर मास ना करके केमिस्ट्री में, चूंकि आयनिक कंपाउंड है तो इसलिए इसको फार्मूला मास बोलेंगे, या आयन का फार्मूला मास होता है आयन के लिए बेटा, तो ये 100 ग्राम हो जाएगा। कैल्शियम का 40 प्लस कार्बन का 12 प्लस 3 एटम ऑक्सीजन का 48, टोटल करोगे तो 100 आ जाएगा। अगर हम लोग यहाँ पर फाइंड आउट करते हैं जैसे Na+ का, तो सोडियम का कितना होगा, 23, अगर सोडियम एटम के फॉर्म में होता तो 23 होता, तो जो एटम के फॉर्म में एटॉमिक मास होता है वही आयन के लिए उसका फार्मूला मास होगा, तो इसको हम लोग कहेंगे 23 ग्राम कहेंगे। जैसे मान लीजिए Cl- की बात करते हैं बेटा, तो Cl- का कितना हो जाएगा, 35.5 ग्राम होगा, क्योंकि क्लोरीन का एटॉमिक मास कितना होता है, 35.5 ग्राम हो गया। तो ये बातें आपको समझ में आ गया होगा। अब मैं एक एक चीज आप ध्यान से देखिएगा, सारी बातें मैं आपको बताने जा रहा हूं। ये जैसे बेटा अगर हम लोग बोलते हैं यहां पर कि 1 मोल ऑफ नाइट्रोजन एटम, ये देखिएगा 1 मोल ऑफ नाइट्रोजन, ये देखिए नाइट्रोजन एटम, तो 1 मोल नाइट्रोजन एटम में कितने जितना एटम्स होंगे नाइट्रोजन के, N0 का मतलब कितना हो गया, 6.022 × 1023 एटम्स ऑफ नाइट्रोजन। तो ये बड़ा नंबर है, यहाँ पे स्पेस छोटा है तो मैं केवल N0 सिंबल लिख रहा हूँ। तो हम लोग कह सकते हैं कि N0 एटम्स ऑफ नाइट्रोजन, ये देखिए ये नाइट्रोजन लिख सकते हैं। तो बेटा आपने यहाँ पे क्या देखा कि डेजिग्नेशन चेंज हुआ, जो एटम था वो किस में कन्वर्ट हो गया, एटम्स में, डेजिग्नेशन चेंज होता है। मैंने क्या बोला था कि 1 मोल में टर्म ऑफ पार्टिकल्स देख रहे हैं, तो यानी कि सिंगुलर जो था प्लूरल के फॉर्म में कन्वर्ट हुआ, एक वचन बहुवचन के फॉर्म में कन्वर्ट हो रहा है। अब अगर इसी तरीके से हम लोग बोलते हैं जैसे 1 मोल ऑफ नाइट्रोजन, एटम की जगह मैं बोल रहा हूं मॉलिक्यूल बोल रहा हूं बेटा, मॉलिक्यूल, तो 1 मोल ऑफ नाइट्रोजन मॉलिक्यूल में भी कितने होंगे, N0, ये हो जाएगा मॉलिक्यूल्स हो जाएगा, ये मॉलिक्यूल्स हो गया ऑफ नाइट्रोजन। तो यहां भी आपने क्या देखा कि जो मॉलिक्यूल है वो किस में कन्वर्ट हो गया बेटा, बोलो मॉलिक्यूल्स के फॉर्म में कन्वर्ट हो गया, यानी कि सिंगुलर प्लूरल के फॉर्म में कन्वर्ट हो गया। ठीक है ना, यहाँ पे 1 क्या है बेटा, एक सिंगल नंबर है तो सिंगुलर हुआ, और N0 किसके इक्वल है, 6.022 × 1023, तो ये प्लूरल हो गया, मॉलिक्यूल्स के फॉर्म में कन्वर्ट हुआ। इसी तरीके से अगर हम लोग बोले यहाँ पे कि 1 मोल ऑफ नाइट्राइड आयन, जब नाइट्रोजन पे 3 नेगेटिव चार्ज होता है तो उसको कहते हैं नाइट्राइड कहते हैं, तो ये किसके इक्वल होगा बेटा, ये N0 आयंस ऑफ नाइट्रोजन इसके इक्वल होगा। तो यहां भी आपने क्या देखा कि ये आयन आयंस के फॉर्म में कन्वर्ट हुआ, सिंगुलर से प्लूरल वर्ड में। इसी तरीके से एक और एग्जांपल हम लोग देखें, जैसे मैं बोलता हूं कि 1 मोल ऑफ CO2, या कोई आयन ले लेते हैं, चलिए 1 मोल ऑफ Na+ आयन या 1 मोल ऑफ सोडियम आयन, तो इसमें कितने होंगे बेटा, ये N0 आयंस ऑफ सोडियम होंगे। तो यहाँ पे आपने क्या देखा कि आयन किस में कन्वर्ट हो गया, आयंस के फॉर्म में कन्वर्ट हो गया। इसी तरीके से अगर मैं इलेक्ट्रॉन की बात करता हूँ
जैसे मैं बोलता हूँ कि 1 मोल ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इक्वल टू n नॉट इलेक्ट्रॉन्स, इसके इक्वल हो जाएगा, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन लिख देता हूँ पूरा का पूरा, ये इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन। तो आपने देखा कि ये जो इलेक्ट्रॉन है बेटा ये इलेक्ट्रॉन्स में कन्वर्ट हुआ, यहाँ पे s लग गया ना, यानी कि सिंगुलर किसके फॉर्म में कन्वर्ट हो गया, प्लूरल के फॉर्म में कन्वर्ट हो गया। ये सारी बातें आप ध्यान रखिएगा, भूलिएगा मत। तो ये बातें आपको समझ में आ गई होंगी, आप भूलना मत। क्लियर हुआ बेटा? अब इसी तरीके से मैं वॉल्यूम के रिस्पेक्ट में आपको बताने जा रहा हूं, और वॉल्यूम के रिस्पेक्ट में ध्यान दीजिएगा। वॉल्यूम के रिस्पेक्ट में मैंने आपको बताया कि 1 मोल का वॉल्यूम से रिलेशन देखेंगे तो वॉल्यूम का रिलेशन केवल गैस सब्सटेंस के लिए होगा, कभी भी किसी लिक्विड या सॉलिड के लिए नहीं होगा, कभी नहीं होगा। जैसे बेटा अगर मैं बोलता हूं यहां पर कि 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन, जब मैं ऑक्सीजन बोलता हूं, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, तो ये सभी नेचुरली डायटोमिक फॉर्म में पाए जाते हैं बेटा। तो ऑक्सीजन का मतलब O2 है। जब तक यहाँ पे 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन एटम ना लिखा हो तब तक तुम इसको हमेशा मॉलिक्यूल ही मानोगे, चाहे मॉलिक्यूल लिखा हो चाहे न लिखा हो। फिर से समझना बेटा, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन, फ्लोरीन, क्लोरीन, ये सभी नेचुरली डायटोमिक फॉर्म में पाए जाते हैं। तो अगर मोल कॉन्सेप्ट के क्वेश्चन में ऐसा केवल ऑक्सीजन नाम लिखा है, मॉलिक्यूल नहीं लिखा है उसके आगे, नाइट्रोजन लिखा है उसके आगे वर्डिंग में मॉलिक्यूल नहीं है, हाइड्रोजन लिखा है उसके आगे वर्डिंग में मॉलिक्यूल नहीं है बेटा, क्लोरीन लिखा है उसके आगे वर्डिंग में मॉलिक्यूल नहीं है या हो भी सकता है, तो ऐसी कंडीशन में उसको मॉलिक्यूल ही मानोगे। अगर एटम के बारे में दिया होगा क्वेश्चन में तो लिखा होगा साफ साफ ऑक्सीजन एटम या नाइट्रोजन एटम या फ्लोरीन एटम या हाइड्रोजन एटम, ऐसे दिया रहेगा, तो ये मॉलिक्यूल हो गया। तो 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन का वॉल्यूम कितना होता है, 22.4 लीटर या इतना डेसीमीटर क्यूब हो जाएगा एट STP या NTP हम लोग कह सकते हैं। जैसे अगर मान लो कि हम लोग बोलते हैं कि 1 मोल ऑफ CO2, अगर 1 मोल CO2 है तो इसका वॉल्यूम कितना हो जाएगा, इसका वॉल्यूम हम लोग कहेंगे 22.4 लीटर या इतने ही डेसीमीटर क्यूब हो गया, या इसी को अगर मिलीलीटर में कहना है तो क्या कहेंगे 22,400 मिलीलीटर, यानी कि 22,400 मिलीलीटर या इतने ही सेंटीमीटर क्यूब कहेंगे एट STP या NTP। तो कोई भी गैस सब्सटेंस दिया है इसका हमेशा यही होगा। जैसे मैं बोलूं कि 1 मोल ऑफ अमोनिया, तो मतलब कितना हो गया 22.4 लीटर या 22.4 डेसीमीटर क्यूब एट STP या NTP, या मिलीलीटर में कहेंगे तो 22,400 मिलीलीटर एट STP या NTP ऑफ अमोनिया कह सकते हैं। जैसे अगर हमको कहना है कि 1 मोल ऑफ नाइट्रोजन, तो यानी कि 22.4 लीटर ऑफ नाइट्रोजन मॉलिक्यूल्स एट STP या NTP हम लोग कह सकते हैं ये वॉल्यूम। तो वॉल्यूम का आपको रिलेशन आ गया। अब इसी तरीके से बेटा अगर हम लोग मास के टर्म में देखें तो 1 मोल को हम लोग मास के टर्म में कह सकते हैं। जैसे 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन एटम इक्वल टू 16 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन एटम, 16 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन एटम। ये जैसे 1 मोल ऑफ नाइट्रोजन एटम इक्वल टू 14 ग्राम ऑफ नाइट्रोजन एटम। ये देखिए बेटा ऑफ नाइट्रोजन एटम। इसी तरीके से 1 मोल ऑफ सोडियम इक्वल टू 23 ग्राम ऑफ सोडियम एटम। ठीक है, जैसे क्वेश्चन में अगर देखें तो 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन मॉलिक्यूल इक्वल टू 32 ग्राम ऑफ O2 मॉलिक्यूल, ऐसे कह सकते हैं हम लोग। जैसे 1 मोल ऑफ CO2 मॉलिक्यूल इक्वल टू कितना होगा 44 ग्राम ऑफ CO2 मॉलिक्यूल। जैसे 1 मोल ऑफ वाटर मॉलिक्यूल इक्वल टू कितना होगा 18 ग्राम ऑफ वाटर मॉलिक्यूल। जैसे यहां पे देखें 1 मोल ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट इक्वल टू कितना होगा 100 ग्राम ऑफ CaCO3 मॉलिक्यूल। 1 मोल ऑफ सोडियम आयन इक्वल टू कितना होगा 23 ग्राम ऑफ सोडियम आयन। 1 मोल ऑफ क्लोराइड आयन इक्वल टू कितना होगा 35.5 ग्राम ऑफ, क्या हो गया बेटा बोलो, क्लोराइड आयन। ये मास के टर्म में सारी चीजें लिखी हैं। तो यहां पर आपने देखा कि इनका आपस में रिलेशन सीधे सीधे मोल का इन टर्म ऑफ पार्टिकल से था, इन टर्म ऑफ वॉल्यूम से था, इन टर्म ऑफ मास से था,
ये बातें आपको समझ में आ गई होंगी। अब मैं आपको ये रिलेशन रिवर्स फॉर्म में दिखाने जा रहा हूँ, और रिवर्स फॉर्म का मतलब जो तक क्या हुआ, जरा इस बात को समझिएगा कि रिवर्स फॉर्म का मतलब क्या हो गया, जरा समझिएगा। अगर हम लोग रिवर्स फॉर्म की बात करें तो अब हम लोग देखेंगे कि क्या नंबर ऑफ पार्टिकल का मोल से रिलेशन है, क्या वॉल्यूम का मोल से रिलेशन है, क्या मास का मोल से रिलेशन है क्या। तो ये रिवर्स फॉर्म हो गया। तो रिवर्स फॉर्म में भी रिलेशन है बेटा, जरा इस बात को आप ध्यान दो कैसे रिलेशन है, ये हम लोग को देखना है। जैसे हम लोगों ने देखा कि एक मोल का नंबर ऑफ पार्टिकल्स से रिलेशन है, तो नंबर ऑफ पार्टिकल्स का भी आप देखोगे मोल से रिलेशन है। जैसे मोल का वॉल्यूम से रिलेशन है, तो वॉल्यूम का रिलेशन किससे बेटा, मोल से है। इसी तरीके से मोल का रिलेशन किससे बेटा, मास से है। तो ऐसी कंडीशन में ये आप ऐसे देख रहे हो मास से रिलेशन है, तो इन मास का भी जो रिलेशन किससे बेटा, मोल से है। अब इस टर्म में हम लोग देखेंगे, जैसे मैंने बोला कि 1 मोल ऑफ नाइट्रोजन एटम इक्वल टू n नॉट एटम्स ऑफ नाइट्रोजन, तो ऐसे भी तो बोल सकते हैं कि n नॉट एटम्स ऑफ नाइट्रोजन इक्वल टू 1 मोल ऑफ नाइट्रोजन एटम, ऐसे भी बोल सकते हैं। अगर क्वेश्चन में आपसे कहा गया कि 2 मोल नाइट्रोजन एटम का कितना होगा नंबर ऑफ एटम्स, तो जब 2 मोल हो गया, जब ये 1 से ये n नॉट था, तो जब 2 मोल है तो 2 इंटू n नॉट हो जाएगा बेटा। अगर ये 3 है तो 3 इंटू n नॉट हो जाएगा। अगर ये 10 है तो ये भी 10 इंटू n नॉट हो जाएगा बेटा। अगर ये 1/10 है तो ये n नॉट बाई 10 हो जाएगा। समझ में आ गया होगा। अगर ये 1/100 है तो ये n नॉट बाई 100 ये भी हो जाएगा। तो इनका आपस में इससे रिलेशन है और इसका रिलेशन आपस में इससे है बेटा। ये देखो दोनों एक दूसरे से म्यूचुअली रिलेटेड है, जैसे मैंने आपको अपने फैमिली का रिलेशन बताया था। समझ में आया। जैसे अगर बोल देखो n नॉट एटम्स ऑफ नाइट्रोजन इक्वल टू 1 मोल ऑफ नाइट्रोजन एटम, तो n नॉट बाई 2 एटम्स में कितना हो जाएगा, 1/2 मोल हो जाएगा बेटा। जब यहाँ पे 2 से डिवाइड करें तो यहाँ भी 2 से, यहाँ पे 4 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ भी 4 से डिवाइड करेंगे। अगर यहाँ पे 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ भी 10 से मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि दोनों एक दूसरे पर डायरेक्ट रिलेशनशिप है। तो इसी तरीके से सबका आपस में रिलेशन है बेटा। अब अगर जैसे मैं वॉल्यूम के टर्म में कहूँ, मैं कहता हूँ कि 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन हैविंग 22.4 लीटर या इतने डेसीमीटर क्यूब एट HTP या NTP, तो अगर ये आधा मोल हो जाएगा तो वॉल्यूम भी तो आधा हो जाएगा। अगर ये 10 मोल हो जाएगा तो वॉल्यूम भी 10 हो जाएगा कि नहीं। अगर ये 1/4 हो जाएगा तो वॉल्यूम भी कितना हो गया बेटा, बोलो 1/4 हो जाएगा, होगा ना। अब अगर हम यहाँ पे बात करते हैं वॉल्यूम का मोल से रिलेशन, हम जानते हैं कि 22.4 लीटर और या इतने डेसीमीटर क्यूब एट HTP NTP इक्वल टू 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन या 1 मोल ऑफ एनी सब्सटेंस। तो अगर मैं इसमें 10 से मल्टीप्लाई करूंगा तो इसमें भी 10 से हो जाएगा। अगर इसमें मैं 10 से डिवाइड करूंगा तो इसमें भी 10 से डिवाइड करना पड़ेगा। अगर इसमें मैं 100 से मल्टीप्लाई करूंगा तो इसमें भी 100 से करना पड़ेगा। अगर मैं 100 से यहाँ पे डिवाइड करूंगा तो 100 से यहाँ भी डिवाइड करना पड़ेगा। तो दोनों का एक दूसरे से डायरेक्ट रिलेशनशिप है। ये बातें आप समझना बेटा, याद रखना। फिर आप देखो मोल का मैंने आपको मास से रिलेशन बताया, तो मास का भी मोल से रिलेशन बता रहा हूँ। जैसे एक एक एग्जाम्पल लेके चलेंगे बेटा सब में। जैसे मैं बोलता हूँ कि 16 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन एटम इक्वल टू 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन एटम बेटा। 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन एटम, देखो 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन एटम इक्वल टू 16 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन एटम। तो ऐसे भी तो कह सकते हैं ना कि 16 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन एटम इक्वल टू 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन एटम। तो अगर हम लोग कहें कि हाफ मोल ऑक्सीजन एटम का कितना मास होगा, तो मास आधा हो जाएगा, 8 ग्राम हो जाएगा। अगर बेटा मैं ऐसे कहूँ कि मैं 32 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन एटम इक्वल टू कितने मोल, तो क्या होगा, जब ये 32 यहाँ पे डबल हो रहा है तो मोल भी क्या हो जाएगा, डबल हो जाएगा, यानी कि 2 मोल ऑफ ऑक्सीजन होगा। ये बातें समझ में आ रही है। फिर इसी तरीके से अगर ग्राम मोलर मास की बात करता हूँ, तो ग्राम मोलर मास में आप देखोगे 1 मोल ऑफ O2 इक्वल टू कितना हो जाएगा, 32 ग्राम ऑफ O2 हो जाएगा ना बेटा। या इसी तरीके से अगर हम लोग देखें तो ऐसे भी कह सकते हैं कि 32 ग्राम ऑफ O2 इक्वल टू 1 मोल ऑफ O2, ऐसे भी कह सकते हैं। तो बेटा अगर यहाँ पे इसका मास आधा हो जाए, 32 की जगह 16 ग्राम ऑफ O2 मॉलिक्यूल हो जाए, तो मोल भी तो आधा हो जाएगा, हाफ मोल हो जाएगा, है ना। अगर मान लो कि इसका जो था मास 1/4 हो जाता है तो मोल भी 1/4 हो जाएगा। अगर इसका मास डबल हो जाता है तो मोल भी क्या हो जाएगा, डबल हो जाएगा। डायरेक्ट रिलेशन है, आपको समझ में आ गया होगा। इसी तरीके से आयनिक कंपाउंड या आयंस के लिए भी दे सकते हैं। जैसे 23 ग्राम ऑफ सोडियम आयन इक्वल टू 1 मोल, तो 46 ग्राम ऑफ सोडियम आयन इक्वल टू कितना हो जाएगा बेटा, 2 मोल्स हो जाएगा। अगर मैं इसका हाफ कर देता हूं तो मोल भी कितना हो जाएगा, हाफ हो जाएगा। तो ये सारी बातें बहुत ईजी है,
बस ये रिलेशन अगर आप समझ लो बेटा तो पूरा आपको मोल कॉन्सेप्ट समझ में आ जाएगा। और मोल कॉन्सेप्ट एक ऐसा टॉपिक है जो न्यूमेरिकल बेस्ड टॉपिक है बेटा। इसमें बहुत सारे न्यूमेरिकल हैं। अगर आपको एक बार जो तो न्यूमेरिकल करने आ गया तो आप इजीली कर सकते हो क्वेश्चंस। और जितना न्यूमेरिकल आप करोगे 50, 100, 200, 250, जितने ज़्यादा न्यूमेरिकल्स करोगे, जितने ज़्यादा न्यूमेरिकल करोगे आपके कॉन्सेप्ट उतने ही क्लियर होंगे। तो मोल कॉन्सेप्ट एक प्रैक्टिस वाला टॉपिक है बेटा। कहाँ पे हमको दिक्कत होती है, कहाँ पे कन्फ्यूजन रहता है, जब आप प्रॉपरली जो है प्रैक्टिस नहीं कर पाते हैं बेटा। जब आप न्यूमेरिकल से जी चुराते हो, जब आप न्यूमेरिकल से डरते हो, तब आपको समझ में नहीं आता है। और ये बहुत ही इजी टॉपिक है, बहुत इजी टॉपिक है। यूनिटी मेथड से सारे न्यूमेरिकल होंगे। मैंने आपको कोई फॉर्मूले नहीं बताए, बस ये रिलेशन याद रखना बेटा कि मोल का नंबर ऑफ पार्टिकल से रिलेशन है। नंबर ऑफ पार्टिकल का मतलब एटम्स, मॉलिक्यूल, आयंस, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन कुछ भी हो सकता है। और नंबर ऑफ पार्टिकल का मोल से रिलेशन है, डायरेक्ट रिलेशन है बेटा, डायरेक्ट। फिर देखो बेटा मोल का रिलेशन वॉल्यूम से है, वॉल्यूम का रिलेशन मोल से, डायरेक्ट रिलेशन है बेटा। अगर मोल चेंज होगा तो वॉल्यूम भी चेंज होगा, वॉल्यूम चेंज होगा तो मोल भी चेंज होगा। मोल का रिलेशन मास से है और मास का रिलेशन मोल से है। अब आपको ये भी ध्यान देना है कि मास का रिलेशन नंबर ऑफ पार्टिकल से है, नंबर ऑफ पार्टिकल का रिलेशन मास से है बेटा, किसी भी मास से। इसी तरीके से देखो मैंने क्या बोला कि इनका रिलेशन इससे है बेटा, मास से है। चाहे वो ग्राम एटॉमिक मास एटम के रिस्पेक्ट में ले या मॉलिक्यूल के रिस्पेक्ट में ग्राम मोलर मास, या कोई आयनिक कंपाउंड या आयन है तो ग्राम फार्मूला मास। और इस मास के रिलेशन नंबर ऑफ पार्टिकल से है। फिर अगर कोई गैसियस सब्सटेंस है, कोई गैसियस एटम या गैसियस मॉलिक्यूल, गैस वाला बेटा, तो उसका रिलेशन वॉल्यूम से है और वॉल्यूम का रिलेशन इनसे है बेटा। मतलब मास का वॉल्यूम से और वॉल्यूम का मास से एकदम डायरेक्ट रिलेशनशिप है, डायरेक्ट। फिर इसी तरीके से हम लोग देखेंगे तो ये वॉल्यूम का रिलेशन नंबर ऑफ पार्टिकल से है डायरेक्ट, और नंबर ऑफ पार्टिकल का डायरेक्ट रिलेशन किससे है बेटा, बोलो, इससे है, वॉल्यूम से। तो ये आप देखो बेटा, यहाँ पे मैं आपको दिखा रहा हूँ कि इनका रिलेशन इससे है और इसी तरीके से इनका रिलेशन इससे है। फिर आप देखो बेटा मास का रिलेशन जो था, देखो बेटा इनसे है, ये देखो दिखाई दे रहा है, मास से है बेटा। और फिर इनका भी रिलेशन इससे है। और फिर मास, लेकिन केवल गैसेस सब्सटेंस के लिए, इसका रिलेशन वॉल्यूम से है बेटा। और फिर वॉल्यूम का रिलेशन भी जो है किससे है बेटा, मास से, लेकिन केवल गैस सब्सटेंस के लिए। तो अब मैं इसके बाद आपको कुछ और एग्जांपल, कुछ और मूल कॉन्सेप्ट के बारे में की पॉइंट बताने जा रहा हूँ। ये बातें आप ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो प्यारे बच्चों, इरेज करते समय थोड़ा बात भी कर लिया जाए मोल कॉन्सेप्ट के बारे में। ये बातें आपको समझ में आ गई होंगी और ये समझ में आ गया होगा कि यार मोल के बाद कॉन्सेप्ट वर्ड क्यों लिखा है। मोल के बाद कॉन्सेप्ट वर्ड इसलिए लिखा है क्योंकि बिल्कुल सोचने समझने वाली बात है, एजम्पशन वाली बात है, रिलेट करने वाली बात है। आपने देखा कि मोल का नंबर ऑफ पार्टिकल्स के साथ डायरेक्ट रिलेशनशिप है ना। मोल का नंबर ऑफ पार्टिकल के साथ डायरेक्ट रिलेशनशिप है, नंबर ऑफ पार्टिकल का मोल के साथ डायरेक्ट रिलेशनशिप है, ये आपने देखा। इसके अलावा आपने देखा कि मोल का वॉल्यूम से डायरेक्ट रिलेशनशिप है, वॉल्यूम का मोल के साथ डायरेक्ट रिलेशनशिप है। इसी तरीके से मोल का सब्सटेंस के मास, चाहे वो एटम हो, चाहे मॉलिक्यूल हो, चाहे आयन हो, कोई आयनिक कंपाउंड हो, इनके साथ डायरेक्ट रिलेशनशिप है। और इन सब्सटेंस का भी मोल के साथ डायरेक्ट रिलेशनशिप है। तो ये सारे कॉन्सेप्चुअल जो है रिलेशनशिप है, अगर किसी एक में चेंज होता है तो उसी के रिस्पेक्ट में दूसरे वाले में भी चेंज हो जाता है। और फिर आपने देखा कि नंबर ऑफ पार्टिकल का मास से रिलेशनशिप है, मास का नंबर ऑफ पार्टिकल से, नंबर ऑफ पार्टिकल का वॉल्यूम से रिलेशन है, वॉल्यूम का नंबर ऑफ पार्टिकल से, और मास का रिलेशन वॉल्यूम से है और वॉल्यूम का भी रिलेशन किससे बेटा, मास से। लेकिन जो वॉल्यूम के साथ रिलेशन है ना, ये केवल गैस सब्सटेंस के लिए है, केवल गैस सब्सटेंस के लिए। अब मैं
इन्हें रिलेशनशिप को थोड़ा सा और इजी तरीके से एक्सप्लेन करने की कोशिश करता हूं। आप ध्यान दीजिएगा। जैसे बेटा मैंने बोला यहां पर कि 1 मोल ऑफ CO2, तो 1 मोल ऑफ CO2 में कितने होते हैं मॉलिक्यूल्स बेटा? 6.022 इंटू 10⁻23 मॉलिक्यूल्स ऑफ CO2 होता है। अब इसे 1 मोल CO2 को अगर हम लोग मास के टर्म में देखें, CO2 का मास, तो CO2 का मास कितना होता है बेटा? CO2 का मोलर मास 44 ग्राम होता है, तो 44 ग्राम ऑफ CO2 हो गया। अब ये CO2 क्या है? गैस है। तो CO2 गैस है, तो अगर इसका वॉल्यूम के टर्म में देखते हैं तो कितना होगा? 22.4 लीटर या 22.4 डेसीमीटर क्यूब, या मिलीलीटर में कहना चाहते हैं तो 22,400 मिलीलीटर। तो इतना लीटर या इतने डेसीमीटर क्यूब ऑफ CO2 एट HTP या NTP, ये बातें आप ध्यान रखना बेटा। अब इसी को मैं सिंप्लीफाई कर रहा हूं। अगर बेटा मैं कहता हूं कि 1 मोल ऑफ CO2, इसको ध्यान से समझिएगा। अब मैं रिलेशन जो तक फाइंड आउट करना चाहता हूं, मोल और मॉलिक्यूल्स के बीच में रिलेशन। 1 मोल ऑफ CO2 इक्वल टू 6.022 इंटू 10⁻23 मॉलिक्यूल्स ऑफ CO2। 2 मोल्स ऑफ CO2 इक्वल टू 2 इंटू 6.022 इंटू 10⁻23 मॉलिक्यूल्स ऑफ CO2, है ना। अगर मैं यहाँ पे 10 कहूँ तो 10 से यहाँ भी मल्टीप्लाई हो जाएगा बेटा। अगर मैं 100 कहता हूँ तो 100 से यहाँ भी मल्टीप्लाई हो जाएगा। अगर मैं यहाँ पे 2 से डिवाइड कर देता हूँ तो 2 से यहाँ भी डिवाइड हो जाएगा। अब इसी तरीके से मॉलिक्यूल्स का मोल्स के साथ रिलेशन देखता हूँ बेटा। हम लोग जानते हैं कि 6.022 इंटू 10⁻23 मॉलिक्यूल्स ऑफ CO2 इक्वल टू 1 मोल ऑफ CO2। तो अगर यहाँ पे इसका मॉलिक्यूल्स का नंबर डबल कर दें तो मोल भी तो डबल हो जाएगा। अगर मॉलिक्यूल्स का नंबर हाफ कर दें बेटा तो मोल्स भी तो हाफ हो जाएगा। अगर मैं मॉलिक्यूल्स के नंबर को 10 से डिवाइड कर दूं तो ये भी 10 से डिवाइड हो जाएगा। अगर मैं यहाँ पे 100 से डिवाइड कर देता हूँ तो यहाँ भी 100 से डिवाइड हो जाएगा। ये रिलेशन आपको समझ में आ गया होगा बेटा। तो मैंने रिलेशन किसके बीच में देखा जाता है? मोल्स और मॉलिक्यूल्स, और मॉलिक्यूल्स और मोल्स, यानी कि मोल्स का नंबर ऑफ पार्टिकल का मोल के साथ रिलेशन देखा। अब मोल का रिलेशन हम लोग देखते हैं बेटा मास से देखते हैं, जरा समझिएगा। 1 मोल ऑफ CO2 का मास कितना होता है? 44 ग्राम CO2 होता है, 44 ग्राम के इक्वल होगा। तो मैं अगर यहाँ पे 2 मोल्स कर देता हूँ बेटा तो मास भी जितना बढ़ के डबल हो जाएगा, मतलब 2 इंटू 44 यानी कि 88 ग्राम हो जाएगा बेटा। अगर बेटा यहाँ पे मैं 10 मोल्स कर देता हूँ बेटा तो मास भी कितना हो जाएगा? 10 मोल ऑफ CO2 का मास कितना होगा? 10 इंटू 44 यानी कि 440 ग्राम ऑफ CO2 हो जाएगा। अगर मैं यहाँ पे हाफ कर देता हूँ बेटा तो मास भी हाफ हो जाएगा। अब आपने देखा कि मोल से मास के साथ रिलेशन। अब मास का मोल के साथ रिलेशन देखते हैं। 44 ग्राम ऑफ CO2 इक्वल टू 1 मोल ऑफ CO2 होता है, तो 22 ग्राम ऑफ CO2 इक्वल टू कितना हो जाएगा बेटा? हाफ। जब ये आधा हो रहा है तो ये भी हो जाएगा आधा। अगर मैं कहता हूं 11 ग्राम ऑफ CO2, तो 11 ग्राम जो था 44 का 1/4 हुआ ना बेटा, तो 11 ग्राम ऑफ CO2 इक्वल टू कितना हो जाएगा? 1/4 मोल ऑफ CO2 हो जाएगा बेटा। 1/4 का मतलब 0.25 मोल हो गया बेटा। जैसे अगर मैं यहाँ पे कहता हूं कि 440, मतलब मैं 10 से मल्टीप्लाई करता हूं तो 440 ग्राम ऑफ CO2 में कितने मोल्स होंगे? तो इसमें भी 10 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, 10 मोल ऑफ CO2 हो जाएगा। तो आपने देखा डायरेक्ट रिलेशनशिप है। अब मैं मोल का वॉल्यूम से रिलेशन बताता हूं। जैसे मैं बोलता हूं कि 1 मोल ऑफ CO2 इक्वल टू 22.4 लीटर एट HTP या NTP होता है। तो मैं 2 मोल्स करूंगा बेटा तो यहां भी 2 से मल्टीप्लाई। अगर मैं 3 करूंगा तो यहां भी 3 से मल्टीप्लाई हो जाएगा बेटा। अगर मैं यहां पर 10 करूं तो यहां भी 10 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, मतलब 22.4 इंटू 10 करेंगे तो 224 लीटर आ जाएगा। अगर मैं यहाँ पे 100 मोल CO2 में का कितना वॉल्यूम होगा तो 100 से यहाँ पे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अब वॉल्यूम का मोल से रिलेशन बेटा, तो अगर वॉल्यूम का मोल से रिलेशन अगर हम लोग देखते हैं तो ये देखिए कैसे हम लोग देखेंगे, जरा समझिएगा। 22.4 लीटर ऑफ CO2 एट HTP NTP इक्वल टू 1 मोल ऑफ CO2 होता है। देखा, तो यहाँ पे अगर मैं 2 से मल्टीप्लाई कर दूं बेटा तो ये भी 2 मोल्स हो जाएगा।
4 से मल्टीप्लाई कर दो तो 4 मोल्स हो जाएगा, 5 से मल्टीप्लाई कर दो तो यहाँ पे भी 5 मोल्स हो जाएगा, 100 से डिवाइड कर दें तो यहाँ भी 100 से डिवाइड करना पड़ेगा, 50 से डिवाइड कर दें तो यहाँ भी 50 से डिवाइड करना पड़ेगा। तो इस तरीके से आपने देखा। बिल्कुल ऐसा ही रिलेशन नंबर ऑफ पार्टिकल और मास के बीच में है बेटा। 6.022 इंटू 1023 CO2 मॉलिक्यूल्स का मास 44 ग्राम होता है। तो अगर ये नंबर आधा हो जाए तो मास भी आधा हो जाएगा, अगर ये नंबर डबल हो जाए तो मास भी डबल हो जाएगा, अगर ये नंबर 10 टाइम्स बढ़ जाता है बेटा तो मास भी 10 टाइम्स बढ़ जाएगा, अगर ये नंबर 10 टाइम्स कम हो जाता है तो मास भी 10 टाइम्स कम हो जाएगा। अगर इसमें हम लोग 100 से डिवाइड कर दें तो इसमें भी 100 से डिवाइड करना पड़ेगा। देखा, तो नंबर ऑफ पार्टिकल का मास से रिलेशन और मास का नंबर ऑफ पार्टिकल से रिलेशन बिल्कुल सेम चीज। 44 ग्राम CO2 में इतने जो CO2 मॉलिक्यूल्स होते हैं, तो अगर 22 ग्राम CO2 में कितना हो जाएगा, जब मास आधा हो गया तो इसमें भी 2 से डिवाइड करना पड़ेगा। अगर 440 ग्राम CO2 में देखेंगे तो इसमें 10 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो 10 से इसमें भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। समझ में आ गया होगा बेटा। अब इसी तरीके का रिलेशन आप देखोगे नंबर ऑफ पार्टिकल और वॉल्यूम के साथ रिलेशन होता है बेटा। तो इतने CO2 मॉलिक्यूल्स का इतना वॉल्यूम होता है, 22.4 लीटर होता है। तो अगर मॉलिक्यूल के नंबर डबल हो जाएंगे तो वॉल्यूम भी डबल हो जाएगा, मॉलिक्यूल के नंबर हाफ हो जाएंगे तो वॉल्यूम भी हाफ हो जाएगा। ये सारी बातें अब आपको समझ में आ गई होंगी। इसी तरीके से बेटा आप देखो मास का वॉल्यूम से रिलेशन और वॉल्यूम का मास से रिलेशन। 44 ग्राम CO2 का वॉल्यूम 22.4 लीटर होता है STP या NTP पर। तो अगर 88 ग्राम CO2 हो जाएगा तो वॉल्यूम भी डबल हो जाएगा, क्योंकि अगर मास डबल तो वॉल्यूम भी डबल हो जाएगा बेटा। 22.4 का जो था डबल हो जाएगा। अगर मास होता है 22 ग्राम हो गया बेटा तो वॉल्यूम भी जो था कितना हो जाएगा, 22.4 डिवाइडेड बाई 2 मतलब 11.2 हो जाएगा, क्योंकि मास आपने आधा किया। तो ये भी, तो दोनों एक दूसरे से डायरेक्ट रिलेशनशिप है, और जो चेंज इसमें करेंगे वही चेंज इसमें भी हो जाएगा बेटा। यानी कि 22.4 लीटर ऑफ CO2 इक्वल टू 44 ग्राम ऑफ CO2। तो ये सारी बातें अब आपको समझ में आ गया होगा इजी तरीके से। अब एक बात और ध्यान रखना, जैसे बेटा कोई सब्सटेंस दिया होता है और उस सब्सटेंस में पूछता है कि उसके कितने कंस्टिट्यूएंट मोल्स हैं, है ना, कंस्टिट्यूएंट मोल्स। जरा समझिएगा, जैसे क्वेश्चन में दिया गया है कंस्टिट्यूएंट मोल्स ऑफ सब्सटेंसेज, और वो सब्सटेंस एटम भी हो सकता है, मॉलिक्यूल भी हो सकता है, आयन भी हो सकता है। जैसे बेटा अगर मेरे प्यारे बच्चों फर्स्ट एग्जांपल हम लोग लेते हैं, कहा गया कि Na2CO3 में कंस्टिट्यूएंट एटम्स ये कितने होंगे। अगर हम लोग Na2CO3 की बात करते हैं सोडियम कार्बोनेट की, तो यहां पे 2 एटम सोडियम के हैं बेटा। देखें 2 एटम्स ऑफ सोडियम, 1 एटम कार्बन के हैं बेटा, तो 1 एटम ऑफ कार्बन, और 3 एटम ऑक्सीजन के हैं बेटा, तो हम लोग कह सकते हैं 3 एटम्स ऑफ ऑक्सीजन। अब जरा समझिएगा, ये Na2CO3 का एक मॉलिक्यूल है, एक मॉलिक्यूल का मतलब बेटा 1 मोल है, और 1 मोल का मतलब कितना हो गया बेटा N0 मॉलिक्यूल। अवोगाड्रो नंबर के बराबर मॉलिक्यूल से बेटा, यानी कि 6.022 इंटू 1023 मॉलिक्यूल से बेटा, है ना। इसको मैं सिंबल N0 से रिप्रेजेंट कर रहा हूं। N0 का मतलब क्या हो गया, ये जरा मैं लिख भी देता हूं। चलिए 6.022 इंटू 1023 मॉलिक्यूल्स, ये मैं लिख रहा हूं। अब ये 2 एटम्स ऑफ सोडियम, इसका मतलब क्या हो गया बेटा कि 2 मोल्स ऑफ सोडियम एटम्स। जैसे 1 मोल ऑफ कार्बन है, यानी कि 1 मोल ऑफ कार्बन एटम, ये मैं बोल सकता हूं। जैसे 3 एटम्स ऑफ ऑक्सीजन है बेटा, तो इसको हम लोग बोल सकते हैं 3 मोल्स ऑफ ऑक्सीजन
एटम्स। अब अगर हम लोग इसको नंबर ऑफ पार्टिकल की टर्म में करें बेटा, तो ये देखिए 2 मोल्स है ना, तो 2 मोल्स का मतलब तो क्या हो गया बेटा, 2 इंटू एन नॉट एटम्स किसके, सोडियम के। जैसे 1 मोल ऑफ कार्बन एटम है, इसका मतलब क्या हो गया बेटा, 1 इंटू एन नॉट एटम्स ऑफ कार्बन। जैसे 3 मोल्स ऑफ ऑक्सीजन है, तो यहां पे हम लोग कह सकते हैं कि 3 इंटू एन नॉट एटम्स ऑफ ऑक्सीजन, और एन नॉट की वैल्यू कितनी होती है, 6.022 इंटू 10⁻23। ये बात आप ध्यान रखिएगा बेटा। तो ये सारी चीजें आपको समझ में आ गया। कभी कभी क्वेश्चन में पूछा जाता है कि टोटल मोल्स ऑफ कंस्टिट्यूएंट एटम्स, जैसे इसी क्वेश्चन में पूछ दे कि टोटल मोल्स ऑफ कंस्टिट्यूएंट एटम्स ये कितना है। बहुत ईजी है बेटा, देखिए 2 1 3 और 3 कितना हो गया 6। तो हम लोग क्या कर सकते हैं बेटा, यहाँ पे 6 मोल्स कर सकते हैं, या अगर इसको नंबर ऑफ पार्टिकल के टर्म में कहते हैं तो 6 इंटू एन नॉट एटम्स टोटल कह सकते हैं, सभी सब्सटेंस का, सभी एटम्स का मिला के कह सकते हैं। और एन नॉट की वैल्यू मैंने आपको बताया बार बार कि 6.022 इंटू 10⁻23 होता है। इसी तरीके का एक एग्जांपल और मैं आपको बता रहा हूं। कभी कभी क्वेश्चन में आयंस पूछा जाता है बेटा, ठीक है ना, कॉन्स्टिट्यूएंट आयंस, मोल्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट आयंस। अब आइए मैं इसको मिटा रहा हूं। अगर यही क्वेश्चन होता बेटा और इस क्वेश्चन में कहा जाता है कि कॉन्स्टिट्यूएंट आयंस बताइए, देखिए क्या पूछा जाता, कॉन्स्टिट्यूएंट आयंस कितने होंगे ये बताइए। ये एग्जांपल नंबर मैं 2 कर देता हूं। देखिए एग्जांपल नंबर 2। अब आइए देखिए इसको कैसे कर सकते हैं हम लोग, ये भी बहुत इजी है, दिस इज आल्सो वेरी इजी। अब आयंस कह रहा है, हम लोग जानते हैं कि सोडियम कार्बोनेट एक आयनिक कंपाउंड है और ये डिसोसिएट होकर सोडियम आयन और कार्बोनेट आयन का फॉर्मेशन करता है, सबको मालूम है। ये देखिए बेटा, ये Na2CO3 हो गया, ये डिसोसिएट होता है और डिसोसिएट होके 2 सोडियम आयन बनाएगा, 2 इंटू Na प्लस मैंने कर दिया, और एक क्या बनाता है बेटा बोलो, कार्बोनेट आयन ये बनाता है। तो यहां पे 2 इंटू सोडियम आयंस है, तो सबसे पहले देखिएगा कि जब ये अनडिसोसिएटेड फॉर्म में है, इसके पहले कुछ नहीं लिखा है तो 1 मान लेंगे बेटा। तो ये 1 मोल हो गया, तो 1 मोल का मतलब कितना हो गया बेटा, एन नॉट मॉलिक्यूल हो गया। और मैंने आपको अभी अभी बताया था कि ये एन नॉट की वैल्यू क्या होगी बेटा, 6.022 इंटू 10⁻23 मॉलिक्यूल्स होंगी। ये सारी बातें आप ध्यान रखना, भूलना मत। अब 2 इंटू Na प्लस का मतलब जो था क्या हो गया, इसका मतलब हो गया बेटा 2 मोल्स ऑफ सोडियम आयन। क्या हो गया बेटा बोलो, 2 मोल्स ऑफ सोडियम आयन। तो ये देखिए बेटा 2 मोल्स ऑफ Na प्लस सोडियम आयन, और इसका मतलब क्या हो गया बेटा 1 मोल ऑफ कार्बोनेट आयन CO3 माइनस माइनस। अब अगर इसी को हम लोग नंबर ऑफ पार्टिकल के टर्म में देखेंगे बेटा, तो 2 इंटू एन नॉट Na प्लस आयंस हो जाएगा, और इसका हो जाएगा बेटा 1 इंटू एन नॉट का मतलब एवोगाड्रो नंबर हो गया, एन नॉट कार्बोनेट आयंस हो जाएगा। ये देखा, तो अगर कंस्टिट्यूएंट आयंस पूछा गया बेटा, तो यानी कि क्या हो गया, 2 मोल्स ऑफ सोडियम आयन बनेगा और 1 मोल ऑफ कार्बोनेट आयन बनेगा। और अगर इसी क्वेश्चन में ऐसे पूछ लिया जाता कि टोटल नंबर ऑफ कंस्टिट्यूएंट आयंस कितने हैं, कंस्टिट्यूएंट आयंस, तो आप क्या बोलोगे बेटा, 2 और 1 कितना हो जाएगा बेटा बोलो, 3 हो जाएगा। तो 3 इंटू एन नॉट आयंस, यानी कि कहने का मतलब कि 3 इंटू 6.022 इंटू 10⁻23 आयंस, ऐसे हम लोग कर सकते हैं। तो ये बातें आपको समझ में आ गया होगा कि क्वेश्चन में ईच कंस्टिट्यूएंट एटम्स के मोल्स पूछ सकता है, टोटल कंस्टिट्यूएंट एटम्स के मोल्स पूछ सकता है,
कंस्टिट्यूएंट आयंस के मोल्स पूछ सकता है, टोटल कंस्टिट्यूएंट आयंस के मोल पूछ सकता है, तो कैसे आप समझोगे, ये सारी बातें आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है ना। तो आज का वीडियो लेक्चर हम यहीं पे ख़त्म करते हैं, समाप्त करते हैं। उम्मीद है आपको मेरा वीडियो लेक्चर पसंद आया होगा। नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम लोग मोल कॉन्सेप्ट के न्यूमेरिकल्स को करेंगे बेटा, क्वेश्चन को करेंगे, क्योंकि अगर आप क्वेश्चन नहीं करते हो, न्यूमेरिकल नहीं करते हो, तो पढ़ने का कोई मतलब नहीं है टॉपिक का। तो मैं आपको न्यूमेरिकल सिखाऊंगा और इन फिंगर सिखाऊंगा कि कैसे आप जो तक बैठे बैठे जो तक कितने इजी तरीके से कर लोगे। बहुत इजी है, ठीक है ना। तो आप मेरा वीडियो देखते रहिए। आप मेरे वीडियो चैनल ऑर्बिटल वर्ल्ड को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, मैक्सिमम शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ, ताकि सबको फ़ायदा मिल सके। पढ़ेगा इंडिया तभी बढ़ेगा इंडिया। एजुकेशन इज वेरी मस्ट फॉर वी ऑल। ओके, थैंक यू।